अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर बायो डाइवर्सिटी अमंग एनिमीलिया से जो फाइलम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है फाइलम मोलस्का। सही है, तो फाइलम मोलस्का को इंशाल्लाह मैं इंतहाई आसान लफ्ज़ में और मैं अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करूँगा कि फ़ाइलम मोलस्कस के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं ना, वो एनिमल्स और उस एनिमल्स के बीच में जो फ़र्क होता है, डिफरेंसेस होते हैं, वो भी मैं साथ आप लोगों को इस फाइलम के अंदर टीच कर सकूँ। अच्छा, पहले ये जो लफ्ज़ है ना मोलस्का, अगर आप इसको बड़े गौर से सुनिए, मोलस्का, तो मोलस्का या मोलस्कस, इसकी मीनिंग है सॉफ्ट बॉडीज़। मतलब इस फाइलम के अंदर जितने एनिमल्स आते हैं ना, उस एनिमल्स की बॉडी ऊपर से ज़रा सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट बॉडी की वजह से इस एनिमल्स को हम बोलते हैं मोलस्कस या मोलस्कस एनिमल्स। तो इस सॉफ्ट बॉडीज की वजह से इस फाइलम का नाम जो है वो हमने रखा है फाइलम मोलस्का। अब थोड़ा सा हम इसके जनरल फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। नंबर वन, कि इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स है ना, वो बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स में मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको कह चुका हूं। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब यह होता है कि ऐसे एनिमल जिसके बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्लान में, सो इसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। सो फाइलम मोलस्कस के अंदर अक्सरियत जो एनिमल्स होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। लेकिन एक पॉइंट जहन में याद रखिए कि मोलस्कस में कुछ एनिमल ऐसे भी होती है जो गैस्ट्रोपोड्स में आते हैं। याद रखें, मोलस्कस एनिमल के अंदर जो डिफरेंसेस है ना, उसके लिए मैंने आपको टीच करना है 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस, जिसमें नंबर 1 हमारे पास होगा गैस्ट्रोपोड्स, सेकंड पेलिसाइपोड्स और थर्ड वन होगा सेफेलोपोड्स। तो इन तीनों में ये जो गैस्ट्रोपोड्स एनिमल्स होती है, इसकी बॉडी ज़्यादातर इरेगुलर होती है। तो इरेगुलर शेप की वजह से ये एनिमल अमूमन एसिमेट्रिकल होता है। और इस गैस्ट्रोपोड्स के अलावा बाकी रिमेनिंग जितने भी एनिमल मोलस्कस में आता है तो वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, जिसकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में एक प्लांट से हम डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आप लोग देखिए, मैंने सीलोमेट्स लिखा है। सीलोमेट्स का यहां पर मतलब ये होता है कि इसके एनिमल्स के बॉडी के अंदर आपके पास एक कैविटी होता है और इस कैविटी को हम बोलते हैं सीलोम कैविटी। और जिस एनिमल में सीलोम कैविटी होता है तो इस एनिमल को हम बोलते हैं सीलोमेट्स। और जिस एनिमल में ये सीलोम कैविटी एब्सेंट होता है उस एनिमल को हम बोलते हैं एसीलोमेट्स। और जिस एनिमल में अगर ये कैविटी मौजूद है लेकिन ये कैविटी है फॉल्स कैविटी और ये वेल डेवलप कैविटी नहीं है, तो इसको फिर हम बोलते हैं सीडोसीलोमेट कैविटी। अच्छा, एक बात आप लोग जहन में प्लीज याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो एनिमल्स होते हैं ना मोलस्कस, इसके अंदर जो सीलोम कैविटी है ये जरा रिड्यूस है, रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस का यहां पर मतलब ये होता है ना कि ये साइज में थोड़ा सा स्मॉल होता है। तो मतलब मोलस्कस एनिमल के बॉडी के अंदर ये जो सीलोम कैविटी है ये इतना ज्यादा वेल डेवलप कैविटी है नहीं, तो इसलिए इस सीलोम कैविटी को हम एक और स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, हेमोसील कैविटी। ये नाम आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए भी जहन में याद रखना होगा। फिर मोलस्कस एनिमल्स के बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, तो हम मोलस्कस एनिमल की बॉडी को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक माउथ में, सॉरी एक हेड में, ये माउथ नहीं है, अच्छा ये हेड है। एक हेड में जिसके अंदर फिर माउथ आता है, नर्वस सिस्टम आता है वगैरह। हेड के अलावा मस्कुलर फुट और इसके अलावा जो है वो बॉडी है। अच्छा, इसके लिए मैंने यहां पर एक इस फाइलम का एक मशहूर एनिमल लिया है, आप सब इस एनिमल से वाकिफ भी है। इस एनिमल का नाम स्नेल है, बड़ा मशहूर एनिमल है। और इस एनिमल के ऊपर आप लोगों को एक शेल भी नजर आएगा जो इसके बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव शेल होता है, जो इसके बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के एनवायरमेंटल हैजर्ड से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्नेल को अगर मैं एज एग्जाम्पल लूँ ना, तो इसके बॉडी में आपको 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स नजर आएंगे। एक इसका हेड पार्ट, दूसरा इसका फुट और एक बॉडी। अच्छा, इसका जो हेड है, इसका जो हेड पार्ट है, तो इसके हेड पार्ट में एक आप लोगों को आईज, माउथ और इसके हेड के ऊपर आप लोगों को ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर नजर आएंगे जिसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं, जिसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं, जिसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। और इसके हेड के ऊपर ये जो आपके पास है टेंटिकल्स, ये इसके सेंसरी ऑर्गन होते हैं। इसी ऑर्गन की वजह से ये अपने बैरूनी माहौल को आसानी से महसूस कर सकते हैं। और इसके
हेड के अंदर माउथ है और इसके माउथ से एक टंग निकलता है जिसको हम बोलते हैं रैस्पिंग टंग। अच्छा, ये जो टंग है ना, इसको रैस्पिंग टंग हम इसलिए कहते हैं। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को एक आसान सा एग्जांपल दूं सांप का। आप देखिए, सांप जब किसी चीज को बाहर से ट्रैप करता है ना, तो वो अपने जुबान को बाहर निकाल कर उसी चीज को हड़प करता है, ट्रैप करता है, उसको फिर मुंह के अंदर ले आता है। तो सेम टू सेम किसी एनिमल भी अपने टंग को इसी ही वे में यूज करता है। और इसके माउथ के अंदर ये जो रैस्पिंग टंग है ना, इसके माउथ में इस रैस्पिंग टंग को हम बोलते हैं रेडुला। ये नाम भी आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए जहन में याद रखना है। बाकी इसके जो फुट होते हैं, इसके फुट जो है ये मस्कुलर फुट है, ये मसल से बनी हुई फुट होते हैं और इसी फुट के जरिए से ये लोकोमोशन करते हैं। लेकिन एक बात डियर जहन में याद रखें कि इस एनिमल्स का जो मूवमेंट है वो जरा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का मतलब ये होता है कि ये स्लो स्लो चलता है और स्लो स्लो बाई क्यों ना चले, इसके ऊपर शेल होता है और इसी शेल की वजह से इसके जिस्म के ऊपर वजन होता है। इसकी वजन की वजह से, इस शेल के बोझ की वजह से ये क्विक मूवमेंट शो नहीं कर सकते। ये बात आप लोग जहन में याद रखिए। और इसी हेड और इसी मस्कुलर फुट के अलावा इसकी कंप्लीट वजूद को हम बॉडी कहते हैं और इसकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और ये इंटरनल ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये सारे के सारे ऑर्गन पर आपके पास इसी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होता है। तो इसके बॉडी के अंदर इंटरनल एक खास किस्म का स्पेस होता है और इसके बॉडी के अंदर वो स्पेस जिसके अंदर ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक्युमुलेटेड है, तो उसी स्पेस को वेस्ट्रल मास कहा जाता है और वेस्ट्रल मास के अंदर फिर वो इंटरनल ऑर्गन्स आपके पास मौजूद होता है। अच्छा, एक बात आप इस पिक्चर को प्लीज बड़े गौर से देखें। ये जो यहां पर आप लोगों को एक कैविटी, एक स्पेस नजर आ रहा है, मैं यहां पर लिख भी लेता हूं। ये बड़ा यूनिक स्पेस है, इसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। और याद रखिए, ये जो मेंटल कैविटी है ना, इसको नीचे से एपिडर्मिस जो इसका बॉडी सरफेस से कवर कर रहा है और इसी मेंटल कैविटी के ऊपर आप लोगों को बाहर की तरफ ग्रीन मार्कर से एक मेम्ब्रेन नजर आ रहा होगा जिसको हम बोलते हैं मेंटल। तो हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि इस एनिमल्स में मेंटल मेम्ब्रेन और इसका जो बॉडी सरफेस है, इसके दरमियान एक स्पेस होता है, कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। और इसी मेंटल कैविटी का रोल यह है कि इसमें कुछ ऑर्गन्स खुलते हैं जिसमें एक एनस आता है और एक आपके पास गिल्स आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं ये माउथ है, ये जो माउथ है ना, तो इसी माउथ जो है ना, चूंकि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एंटीरियर ओपनिंग है जिसको माउथ कहते हैं और पोस्टीरियर ओपनिंग को हम एनस कहते हैं। तो ये माउथ जो है ना, ये आपके पास आता है, ठीक है ना, अफेरेंस और फिर इसोफेगस और फिर मैदा और फिर आगे जाकर ये मेंटल कैविटी में जो इसका एनस है ना, तो वो यहाँ पर आपके पास खुलता है और इसी एनस के जरिए से ये फिर अपने अनडाइजेस्टेड फूड को या फिशेस को फिर अपने बॉडी से एक्सक्रीट करता है, एलिमिनेट करता है। सेकेंडली, इसके बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो गिल्स आता है, सेकेंडली गिल्स जो है ना, गिल्स भी आपके पास इधर ही ओपन होते हैं मेंटल कैविटी में। तो मैंने तो आपके लिए बहुत ईजी किया कि आप लोगों ने इस चीज़ को कैसे डिफाइन करना है। कैविटी बिटवीन द मेंटल मेम्ब्रेन इन द बॉडी सरफेस इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी के अंदर दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स खुलते हैं, एक एनस और एक गिल्स। एनस के जरिए से ये अनडाइजेस्टेड फूड को एलिमिनेट करता है और गिल्स के जरिए से ये, मतलब गिल्स चूंकि ऐसे है जैसे हमारे बॉडी में लंग्स है, गिल्स के जरिए से ये गैसेस को एक्सचेंज करता है, मतलब बॉडी से या माहौल से ऑक्सीजन लेता है और अपनी बॉडी से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। ठीक है जी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो मेंटल कैविटी है ना, इसके ऊपर आप लोगों को एक मेम्ब्रेन नजर आ रहा होगा जिसको हम बोलते हैं मेंटल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो मेंटल मेम्ब्रेन है, देखते हैं कि ये कौन सा मेम्ब्रेन है। इट इज एक्चुअली अ ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन। ये एक ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन है सराउंडिंग द मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी के इर्द गिर्द जो ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन होता है, इसको मेंटल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब याद रखिए, जो मेम्ब्रेन ग्लैंडुलर होते हैं तो इसमें जाहिर बात है सिक्रीटिंग सेल्स होता है। ग्लैंड्स का रोल यही है ना कि ये मुख्तलिफ चीज़ों को सिक्रीट करता है। तो याद रखिए, ये जो मेंटल मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो बेसिकली ग्लैंडुलर इन नेचर होता है और मेंटल मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट कर रहा होता है और इसी मेंटल मेम्ब्रेन से जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है, यही कैल्शियम कार्बोनेट इस एनिमल के बॉडी के ऊपर एक शेल बनाता है और ये शेल चूंकि बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, तभी हम इस शेल को कैल्काइल
कैरियस शेल कहता है, और ये शेल इसके बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। खैर अकॉर्डिंग टू द बुक दिस शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन हकीकतन इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं और इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं काइटिन मॉलिक्यूल की सूरत में। ठीक है, काइटिन तो आप लोगों को याद है ना, काइटिन जो फंगल सेल मेम्ब्रेन जो फंजाई का सेल वॉल भी बनाता है, और जो आपके पास बाकी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, जैसे कि अगर मैं नाम लूँ आर्थ्रोपोड्स का, तो आर्थ्रोपोड्स एनिमल का जो एक्सोस्केलेटन है वो भी काइटिनस इन नेचर है, वो भी बना है काइटिन से। तो इधर भी इसमें इस शेल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ कुछ मिकदार में प्रोटीन्स भी होता है और कुछ मिकदार में काइटिन भी है, जो आपके पास एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, इसके बाद इस एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो याद रखिए इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं और इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम नेफ्रीडिया बोलते हैं। सो इस एनिमल में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को पेयर नेफ्रीडिया, दो नेफ्रीडिया, और इसी नेफ्रीडिया की वजह से ये अपनी बॉडी से वेस्ट मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस एनिमल में जो फर्टिलाइजेशन है वो आपके पास होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है ना कि जब ये एनिमल्स अपने सेक्स सेल्स को फ्यूज करते हैं, गैमीट्स को फ्यूज करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स को फ्यूज करते हैं, स्पर्म और ईग के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस एनिमल्स में मेजॉरिटी कोई इसके मेल के अंदर कोई ऐसा कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता जिसकी वजह से ये अपने सेक्स सेल को फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट कर सके, लिहाजा ये एनिमल्स अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं गैमीट्स को और वो इसकी बॉडी से बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाकर फ्यूज करते हैं। सो फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इस फाइलम के कुछ एनिमल्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। डेवलपमेंट का मतलब यह है कि अगर एक एनिमल एक्चुअली डेवलपमेंटल स्टेजेस में, अगर एक एनिमल के अंदर लार्वा बनता है, मतलब अगर एक एनिमल आपके पास डेवलप हो रहा होता है और डेवलपमेंटल स्टेजेस में अगर एक एनिमल की लार्वा बनती है, तो जिस एनिमल में लार्वा बनता है उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि ये लार्वा एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइज एग बनेगा, फर्टिलाइज एग के बाद इम्ब्रियो बनेगा। तो कुछ एनिमल इस फाइलम में ऐसे भी होते हैं कि उसके अंदर इम्ब्रियो से डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म में एनिमल बनेगा, मतलब बीज में लार्वा इज इंटरमीडिएट स्टेज के तौर पे नहीं बनेगा, तो फिर हम उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट का नाम देंगे। सो बस सिंपल अल्फाज में लार्वा है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वा नहीं है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। और हाँ, जिस एनिमल में लार्वा है तो याद रखिए इसका जो राइट नाम है लार्वा का वो क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये नाम आप लोग जहन में याद रखें ना कि इस फाइलम के अंदर वो एनिमल जिसमें लार्वा बनता है तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रोकोफोर लार्वा। ये इस लार्वा का कंप्लीट नाम है। तो भाई ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए तो याद करना है। अच्छा, अब एक चीज आप लोग जहन में याद रखें, इस फाइलम मोलस्का के अंदर वो एनिमल जो इक्वेटिक होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो याद रखिए एमोनोटेलिक होंगे। एमोनोटेलिक का मतलब ये होंगे ना कि वो बॉडी से एमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। उसका वजह ये होता है कि जब कोई एनिमल पानी के अंदर होता है तो वो जब एमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं तो एमोनिया की एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। और अक्सर जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मास सिवाय कुछ एनिमल्स के, मेजॉरिटी एनिमल जो पानी के अंदर होते हैं वो एमोनोटेलिक ही होता है। इसमें फिशेस भी आते हैं और इसमें आपके पास ऐसे इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स भी आता है। लेकिन फाइलम मोलस्कस के अंदर ज़्यादातर वो एनिमल जो लैंड होते हैं, ट्रिस्टिल होते हैं, जो खुश्की पर रहते हैं। जिस तरीके से अगर हम नाम ले किस चीज़ का, स्नैल का, तो ये आपके पास होते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का मतलब ये है कि अगर ये खुश्की पर रहते हैं तो फिर ये बॉडी से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। तो एमोनिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को एमोनोटेलिक कहते हैं, जबकि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को यूरिकोटेलिक कहते हैं। अब देखिए मैंने ये फाइलम आप लोगों के लिए और भी मजीद आसान किया, क्योंकि ये फाइलम जब आप लोग बुक में पढ़ेंगे ना तो आप इसके करैक्टर्स में कंफ्यूज होंगे। तो मैंने एक आसान काम ये किया कि मैंने इस फाइलम के सारे एनिमल्स को 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस में बांटा है, डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है, जिसमें नंबर 1 है गैस्ट्रोपोड्स, जिसमें 2 बड़े मशहूर एनिमल्स आते हैं, डियर्स, स्नैल और स्लग्स। अभी आप देखिए जब मैं ये तीनों की तीनों क्लासेस अभी आपको टीच करूं तो आप लोगों को कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। तो याद रखिए
आगे गैस्ट्रोपोड जो है ये यूनिवॉल्व्स होते हैं। यूनिवॉल्व्स का मतलब ये है कि इसके ऊपर एक शेल होता है और वो भी जो एक शेल होगा वो बॉडी से बाहर होगा, जिसको हम एक्सटर्नल शेल कहते हैं। अब ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरीके से इसमें स्नेल आता है, स्लग्स आते हैं, तो ये जो एनिमल्स आते हैं गैस्ट्रोपोड्स में, तो ये यूनिवॉल्व्स होते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर एक शेल होता है, बॉडी से बाहर होता है तो एक्सटर्नल शेल ही होता है। ठीक है जी। आप लोगों ने ज़्यादातर मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा माउंटेनियस एरियाज में या आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खेतों में, फील्ड्स में आप लोगों ने स्नेल की शक्ल में गैस्ट्रोपोड देखे होंगे जिसकी बॉडी के ऊपर एक शेल होता है। अच्छा जी, ये ज़्यादातर लैंड होते हैं, मतलब स्नेल स्लग जो है ये ज़्यादातर आप लोगों को नज़र आएंगे लैंड में। तो इस फाइलम में, सॉरी इस क्लास में रहने वाले जो मोलस्कस एनिमल्स होता है वो ज़्यादातर खुश्की पर आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन कुछ इसमें मेरीन होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं लेकिन वो समंदरी होते हैं। पानी के अंदर फिर ये इक्वेटिक तो है, लेकिन इसमें जो चंद इक्वेटिक है तो वो फिर मेरीन में रहते हैं, वो फिर समंदर ओशन में रहते हैं। जिस तरीके से एक वेनिक्स है और एक आपके पास है सी स्नेल, अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अगर हम देखेंगे तो अगर गैस्ट्रोपोड्स में जो एनिमल्स इक्वेटिक है, पानी के अंदर रहते हैं, तो वो फिर गिर्स के जरिए से सांस लेते हैं, गिर्स के जरिए से गैसेस एक्सचेंज का अमल मेंटेन करेंगे। और अगर कुछ खुश्की पर रहते हैं तो उसमें फिर लंग्स होते हैं, वो फिर लंग्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें भी फिर कुछ एक्सेप्शंस आपके पास आते हैं। अच्छा, फिर मूवमेंट अगर हम देखें तो इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि इसकी मूवमेंट शिल की वजह से थोड़ा सा स्लो होता है। अच्छा, अगर आप लोग स्लग्स को देखें, स्नेल को देखें, तो मतलब ये आपको दौड़ते दौड़ते नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो मूवमेंट करते हैं। रीजन क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों को शेल नजर आएगा, तो शेल की वजह से ये थोड़ा सा स्लो मूवमेंट करता है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिहाज से पॉइंट है कि इस एनिमल्स में, मतलब मोलस्कस के अंदर जो क्लास है ना गैस्ट्रोपोड्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है। पहले तो ये आप लोग सीखे ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो मतलब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये बात आप लोग जहन में याद रखें। अगर मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में टीच करूंगा कि मतलब इन दोनों में आप लोगों ने कैसे फ़र्क जानना है। अगर किसी एनिमल का हार्ट पंप करे और उनसे खून निकले, मतलब खून हार्ट से निकले ब्लड वेसल से, अगर ये खून ब्लड वेसल से बाहर निकलता है किसी कैविटी के अंदर, जिस तरीके से ऑलरेडी आपको मैंने कहा था कि इस एनिमल के अंदर एक कैविटी होता है, रिड्यूस होता है, स्मॉल इन साइज होता है, जिसको हीमोसील कैविटी कहते हैं। तो याद रखें कि अगर इस एनिमल्स के हार्ट से खून ब्लड वेसल में आए और ब्लड वेसल से फिर ये ब्लड बाहर आए, तो अगर ब्लड खून की रगों को लीव करे और इस हीमोसील के नाम में कैविटी के अंदर आ जाए, तो जो खून रगों से बाहर निकलकर एक कैविटी में दाखिल होता है और फिर उसी कैविटी से वो खून दोबारा रगों में एंटर होता है, तो मतलब खून रगों को लीव करना और दोबारा रगों के अंदर दाखिल होना, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन अगर हार्ट से खून ब्लड वेसल में आ जाए और ये ब्लड वेसल में कंटिन्यूसली ये ब्लड मूव कर रहा होता है, आर्टरी में, फिर आर्टरी से ये ब्लड जाएगा कैपिलरीज में, कैपिलरी से फिर वेन में जाएगा और वेन से होकर दोबारा ब्लड हार्ट की तरफ आएगा। तो यहां पर आप लोग देखें ना कि मतलब आर्टरी से ब्लड बाहर नहीं निकलता बल्कि कैपिलरीज में एंटर होगा और कैपिलरीज फिर क्या करेगा, सेल के साथ न्यूट्रिएंट जस्ट एक्सचेंज करेगा ना, मुकम्मल ब्लड और सेल तो बाहर मूव नहीं करते। तो लिहाजा अगर ब्लड हार्ट से आर्टरी में, फिर कैपिलरी में, फिर वेन में, लेकिन रगों के अंदर ही कंटिन्यूसली आपके साथ एक क्लोज सिस्टम में ब्लड की फ्लो हो रही होती है और ब्लड रगों को बिल्कुल लीव नहीं कर रहा होता है, तो ये फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो मतलब गैस्ट्रोपोड्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, मतलब कि हार्ट से जब इस एनिमल का खून रगों में एंटर होगा तो रगों से फिर ये खून बाहर हीमोसील चेंबर में आएगा और हीमोसील चेंबर, याद रखें, इसी हीमोसील चेंबर के अंदर जब खून आएगा ना तो उस खून को फिर हम एक नाम देंगे हीमोलिम्फ। ये हीमोलिम्फ इसके लिए ऐसा है जैसे हमारे लिए खून है, यही हीमोलिम्फ फिर इसके सारे टिश्यू, सारे सेल्स को वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात भी आप लोग जहन में याद रखें। सेकेंडली, इसका जो खून है ना, इसके खून का कलर आपके साथ ब्लू है। ब्लू इसलिए है क्योंकि इसके खून के अंदर एक इंपॉर्टेंट ब्लैविश कलर का पिगमेंट होता है जिसको हेमोसियानिन कहते हैं। जैसे ह्यूमंस का ब्लड कलर रेड है क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, और हीमोसियानिन जो है ये ब्लेविश है, ये इसके खून को ब्लेविश कलर देता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपने साथ नोट कीजिएगा कि हीमोसियानिन में
3 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने की सलाहियत देन हेमोग्लोबिन। मतलब हेमोसियानिन हीमोग्लोबिन के बनिस्बत 3 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो मतलब कि इस पिगमेंट के पास ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। अच्छा, फिर सेकंड क्लास है हमारे पास डियर स्टूडेंट पेलिसाइपोड्स, जिसको बाइवेल्विया भी हम कहते हैं। बाइवेल्विया का मतलब यह है ना कि इसके अंदर 2 शेल होते हैं और वो भी एक्सटर्नल होते हैं। और इस क्लास के अंदर जितने भी मोलस्कस एनिमल्स आते हैं उसकी बॉडी के ऊपर जो 2 शेल्स होते हैं वो आपस में लिगामेंट्स की मदद से अटैच होते हैं। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो किसी भी 2 स्ट्रक्चर्स को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। बाकी अगर इस क्लास के अंदर मोलस्कस एनिमल इक्वेटिक है, अच्छा सॉरी जी, एक बात ज़हन में याद रखिए, इस क्लास के अंदर सारे के सारे एनिमल्स इक्वेटिक आता है। मतलब इसमें कुछ लैंड में है, कुछ पानी के अंदर है, ये सारी इक्वेटिक है। फिर इक्वेटिक में कुछ फ्रेश वाटर में, जिसको हम फ्रेश वाटर मसल्स कहते हैं, और कुछ समंदर ओशंस में रहते हैं जिसको मेरीन मसल्स कहते हैं। तो जाहिर बात है इस क्लास के सारे एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, तो इसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन को हम गिल्स कहेंगे। गिल्स की मदद से ये गैसेस एक्सचेंज वाला अमल कराएगा। और इस एनिमल्स के सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन है, अभी मैंने इसको तफसीलन एक्सप्लेन किया। लेकिन याद रखें कि इस एनिमल का जो खून है वो कलरलेस होता है, क्योंकि उसमें आपको कोई हीमोसियानिन पिगमेंट नजर नहीं आएगा। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट क्लास है इसको सेफेलोपोड्स कहते हैं। और इस सेफेलोपोड्स के मशहूर एनिमल्स आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, ऑक्टोपस, कटल फिश और एक आपके पास है स्क्वैड। ये 3 एनिमल आप लोगों ने इसके नाम सुने होंगे। ये सारे के सारे सेफेलोपोड्स में आते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में ये पूछे कि फाइलम मोलस्कस में ये जो 3 क्लासेस है तो सबसे ज्यादा एडवांस एनिमल कौन सा है, सबसे ज्यादा बॉडी के लिहाज से कॉम्प्लेक्स एनिमल कौन सा है, वो सेफेलोपोड्स है, मोर एडवांस एनिमल्स है। अच्छा, आल मेरीन सारे पानी के अंदर रहते हैं लेकिन वो समंदर में। पहला जो है क्लास कुछ खुश्की पर कुछ पानी में, ये इक्वेटिक है, कुछ फ्रेश वाटर कुछ मेरीन, लेकिन ये पानी के अंदर फिर सारे के सारे समंदर है। सबसे इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट्स वो इस फाइलम के हैं और वो भी सेफेलोपोड्स है। और वो आपके पास ऑक्टोपस है, यहाँ पर मैंने एज एमसीक्यूज के तौर पर मेंशन भी किया, या यहाँ पर फिर मैं ये लिख लूँगा, ठीक है। फिर रिस्पायरेटरी ऑर्गन इसके गिल्स है, क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं तो ज़्यादातर पानी में रहने वाले एनिमल रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये एनिमल चूंकि वेल डेवलप है, एडवांस है, तो लिहाजा एडवांस एनिमल में अमूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमें क्लोज फॉर्म में नजर आएगा। और याद रखें इसका ब्लड कलर भी जो है वो ब्लेविश है, मतलब गैस्ट्रोपोड्स की तरह, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को हीमोसियानिन ब्लेविश पिगमेंट दिखाई देगा। ये कुछ एमसीक्यूज प्लीज आप लोग अपने साथ पर नोट कीजिए। सेफेलोपोड्स के अंदर जो ऑक्टोपस आता है तो ऑक्टोपस में कोई शेल नहीं है। इसमें जो कटल फिश आता है इसमें एक शेल होता है, वो भी बॉडी के अंदर है, जिसको इंटरनल शेल कहता है। और इसके अंदर जो स्क्विड है इसमें भी कोई शेल नहीं है। तो ऑक्टोपस स्क्विड में कोई शेल नहीं है। सेफेलोपोड्स के अंदर जो कटल फिश आता है तो इसमें एक इंटरनल शेल है। और याद रखें अगर ईटा में आप लोगों से ये पूछना कि इनवर्टिब्रेट एनिमल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं जो फाइलम आपको टीच कर रहा हूं ना तो ये इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स का है। सारे इनवर्टिब्रेट्स एनिमल में सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स एनिमल जो है वो स्क्विड है। ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स एनिमल है जिसकी जो लेंथ है वो आपको 12 मीटर से ज्यादा आपको इसके बॉडी साइज मिलेगी। और एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अगर कोई आपसे पूछे ना कि सबसे इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट कौन सा है, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट जो है ये ऑक्टोपस है। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कॉलेजेस में हम ऑक्टोपस रखते हैं ना बोतलों में, या बाज़ वक़्त अगर आप लोग किसी लैब में ऑक्टोपस को देख रहे हैं तो ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल्स है ना कि मतलब अगर आप इसको एक बोतल में बंद करें ना तो ये इतना ज़हीन है ना कि ये थोड़ा सा टाइम बोतल में रहकर ना बोतल का ढक्कन खुद ओपन कर सकता है। मतलब इतना इसका जो नर्वस सिस्टम है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। सो थैंक यू सो मच जी, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि बहुत आसान वे में आपको ये फाइल हम टीच करूं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।